हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशान स्वागत करता हूं आपका अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि यूपीएससी पीटी में 5 नंबर सामान्य विज्ञान के पूछे जाने हैं। वो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं पीटी में, तो उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। लीजिए, अपना पहला प्रश्न लेते हैं। क्या है? वर्ष 2015 में भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है? ध्रुव, हिंद, सागरिका या भारती? बताओ भैया, क्या नाम है? देखिए, वर्ष 2018 में अंटार्कटिका पर भारत ने अपने नवीनतम अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। सबसे नवीनतम अनुसंधान केंद्र आपका है ये, और इसका नाम जो है वो रखा गया है आपका भारती। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बात क्लियर है? इसका शिलान्यास जो है लगभग 134 शिपिंग कंटेनर द्वारा निर्मित है, और इसका शिलान्यास जो है मोदी जी ने किया है। बात किया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रथम IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था? IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, उसके बाद IIT मद्रास। तो ऐसे करके है, कानपुर, बॉम्बे, खड़गपुर। बताओ भैया, सबसे पहले किसको किया गया था? देखिए, अगर हम बात करें इसकी, तो भारत में वर्तमान में कुल 23 IIT हैं। 23 IIT मतलब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, मतलब यह उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थान कह सकते हैं, है ना। सबसे पहले 1951 में पहले IIT की स्थापना हुई थी, और ये जो है आपका था IIT, मतलब ये पहले IIT की स्थापना जो हुई थी वो बेसिकली उसका नाम था IIT खड़गपुर। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पूछा क्या सबसे पहले स्थापित कौन है, तो ये सबसे पहले जो है IIT खड़गपुर जो है ये स्थापित किया। ठीक है, हालांकि ये आगे चल के फिर अभी 2019 में भी ये चर्चा में रहा है, क्योंकि 2019 में जो है इसको खड़गपुर को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, बेसिकली इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्या है? जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा? तब ये प्रश्न हम अभी 1 या 2 पेपर पहले कर चुके हैं, रिपीट होता है। वाष्पीकरण, संघनन, अपघटन या गलनांक? बताओ भैया, हमने आपको बताया था कैसे जल चक्र चलता है। देखिए, संघनन की प्रक्रिया के द्वारा आपको पता है ये होता है। ठीक है, जिसमें वायु में मौजूद जलवाष्प जो है, अब यहाँ से जैसे हमने आपको बताया था, यहाँ से हुआ तो ये ऊपर गया, फिर ये आया, फिर यहाँ पे जल चक्र के माध्यम से पूरा ये जो है पत्ते। तो संघनन बादलों के गठन के लिए जिम्मेदार है, जल चक्र के लिए महत्वपूर्ण घटक, क्योंकि ये बादलों की रचना के लिए उत्तरदायी है। ये बादल वर्षा की उत्पत्ति करते हैं और जल चक्र के भीतर पृथ्वी की सतह पर जल के वापस आने का प्राथमिक मार्ग बनाते हैं। संघनन जो है ये वाष्पीकरण के विपरीत की प्रक्रिया है। वाष्पीकरण मतलब क्या? पानी आया, उड़ गया। ठीक है, लेकिन संघनन में क्या है? पानी गया, यहाँ पे इसकी प्रक्रिया खत्म हुई, यहाँ आया, यहाँ से फिर धरती से फिर यहाँ प्रक्रिया चली, फिर यहाँ ऊपर गया, ऐसे चलता रहता है संघनन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्या भैया? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी कमी का लक्षण है? ऑप्शन ए मसूड़ों से खून निकलना, ऑप्शन बी पेट बाहर निकलना, ऑप्शन सी रतौंधी, ऑप्शन डी पेट में दर्द होना। बताओ भैया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो भैया, विटामिन सी पहले आप जान लीजिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। क्या? एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है। ठीक है, कभी कभी अब तो हालांकि इसका सूत्र तो नहीं पूछा जाता, कभी सूत्र पूछ लेते हैं। जैसे अगर आप साइंस के किसी एग्जाम में बैठे हो, C6H8O6 होता है, और इसकी कमी से होता कौन सा रोग है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग? स्कर्वी रोग होता है। और स्कर्वी रोग में क्या होता है? इसमें होता है मसूड़ों से खून निकलता है। क्या होता है? मसूड़ों से खून निकलता है। मसूड़ों से खून निकलता है। बात क्लियर है? मसूड़ों से खून निकलता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी बात करें, जैसे विटामिन सी के लिए जिम्मेदार कौन? जैसे विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड जो है, इसके लिए अगर इसकी कमी कौन पूरा करते हैं, है ना, तो ये बेसिकली खट्टे पदार्थ जैसे संतरा, नींबू, मौसमी, आंवला, ये सारे के सारे जो है खट्टे फल जो है, ये बेसिकली एस्कॉर्बिक एसिड के लिए जो अगर इनकी कमी है तो आप इसको इससे पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और ये पहली बात तो एक जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन है। बात क्लियर है? इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर लेते हैं। क्या भैया?
निम्नलिखित में से किस में एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है? वृद्ध व्यक्ति में, बच्चे में, गर्भवती महिलाओं में या जानवर में? बताओ भैया किस में होता है? देखिए एनीमिया की बात करें, एनीमिया मतलब होता है शरीर में खून की कमी। क्या होता है? शरीर में खून की कमी। इसका मतलब ये होता है शरीर में खून की कमी। यह तब होता है जब शरीर के रक्त में लाल कणों या कोशिकाओं के नष्ट होने की दर उसके निर्माण होने की दर से अधिक हो जाती है। जैसे पता लगा 100 सेल निर्माण हो रहा है जो है रेड ब्लड सेल का, और इसमें 120 जो है ये इसका लॉस हो जा रहा है, तो बेसिकली अब जाहिर सी बात है तो छीण तो होगी। ये जो है विशेषकर किशोरावस्था और रजोवृत्ति के बीच की आयु में एनीमिया सबसे अधिक होती है। बात क्लियर है? तो इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गर्भवती महिलाओं में। ठीक है, गर्भवती महिलाओं में बढ़ते शिशु के लिए भी रक्त का निर्माण करना पड़ता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को एनीमिया होने की प्रबल संभावना होती है। गर्भवती महिलाओं को एनीमिया से बचाने के लिए इसमें आयरन की गोली, हरे पत्तेदार सब्जियां, केलों का सेवन करना चाहिए। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर लेते हैं। छठा नंबर क्या भी है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? छिपकली, गिलहरी, कबूतर या कुत्ता? बताओ भैया रेबीज कौन फैला सकता है? देखिए रेबीज या इसी को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोफोबिया इसको बोला जाता है। क्या? हाइड्रोफोबिया। यह एक विषाणु जनित रोग है। क्या है? विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग है। बात क्लियर है? एक विषाणु जनित रोग है और इसका संक्रमण जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। ठीक है, और रेबीज विषाणु जो है ये बेसिकली पागल कुत्ते काटने से होता है। पागल कुत्ता काट लिया, भेड़िया काट लिया, लोमड़ी काट लिया ना, इससे होता है। इस रोग के दो लक्षण होते हैं बेसिकली, उत्तेजना होना और जल से भय। आप किससे? हाइड्रो मतलब क्या होता है? हाइड्रो मतलब होता है जल, वाटर। फोबिया मतलब होता है भय। अगर आपको हाइड्रोफोबिया हुआ तो आप क्या करेंगे? जल से डरेंगे। ठीक है, पानी से डरेंगे, पानी को नहीं छुएंगे। तो ये सारी चीजें होती है। इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? ए झील, बी कुआं, सी समुद्र, डी टैंकर। बताओ भैया क्या होता है? झील जो है सतह पर जल संसाधन का अच्छा उदाहरण माना जाता है। ठीक है, झील, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का एक आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह है? शनि, बृहस्पति, मंगल, अरुण। बताओ भैया कौन है? देखिए ये हमारा सूर्य है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। और सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में कक्षा, ये जैसे दीर्घवृत्ताकार कक्षा लगाते हैं। इन ग्रहों के दो भाग, एक होता आंतरिक, जैसे एक होता आंतरिक ग्रह, यहाँ से यहाँ तक आंतरिक ग्रह, एक होता है आंतरिक ग्रह। ठीक है, इसको इनर या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है बाह्य ग्रह, यहाँ से यहाँ तक होता है, इसको बोलते हैं बाह्य ग्रह। क्या बोलते हैं? एक होता है आंतरिक ग्रह, एक होता है बाह्य ग्रह, या इसको बृहस्पतीय ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहस्पतीय ग्रह भी इसको बोला जाता है। बात क्लियर है? देखिए इसमें अगर बात करें सूर्य से नजदीक की, तो सबसे पहले आपका आता है बुध आता है, बुध, उसके बाद शुक्र आता है, बुध, शुक्र, फिर होता है पृथ्वी, और उसके बाद आता है आपका मंगल। तो ये बेसिकली इनर प्लैनेट वाले होते हैं। पूछा क्या है? आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल देख लीजिए। ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या सही हो जाएगा। अब बृहस्पति ग्रह में बचे कौन? बृहस्पति बचे, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये आपके हो जाते हैं। क्या? ये आपके हो जाते हैं मध्य बाह्य ग्रह, या इसको बृहस्पति ग्रह बोलते हैं। बात की इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूज एक विद्युत परिपथ की सुरक्षा नियंत्रित किससे करता है? अतिभारण से, ऊर्जा के एक रूप को दूसरे परिवर्तन से, धारा परिवर्तन से, या धारा उत्प्रेरण से? बताओ भैया फ्यूज किससे काम वो करता है? देखिए हमेशा हम देखते हैं जैसे फ्यूज है तो फ्यूज जो है वो उड़ जाता है। कैसे उड़ता है? जब उस पर ओवरलोडिंग होती है। क्या होती है? ओवर लोडिंग होती है। जब ओवर लोडिंग होगी तो उड़ जाएगा। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गई तब भी ये उड़ जाता है, मतलब क्या? लघुपथन। तो हालांकि इससे सुरक्षा देने के लिए जो है विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज तार का गलनांक जो होता है बहुत कम होता है और इसे सदैव जो है विद्युत में तार से जोड़ा जाता है। अच्छे फ्यूज तार टिन और सस्ते फ्यूज तार टिन एवं शीशा के मिश्रित से बने होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो एमसीबी का प्रयोग होने लगा है, एमसीबी गिर जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न लेते हैं।
सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एमीटर का, वोल्ट मीटर का, गैल्वेनोमीटर का, या इनमें से कोई नहीं? बताओ भैया किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए अगर हम बात करें तो जो एमीटर है, एमीटर जो है ये विद्युत धारा मापने के लिए कहता है। ये एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान, विद्युत धारा का मान पता लगाने के लिए, क्या विद्युत धारा का मान जो है पता लगाने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसकी वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर का प्रयोग जो है विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न, जैसे यहाँ से हमने एक जोड़ा, एक हमने यहाँ जोड़ा, इन मतलब दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विकार, जो इसमें विकार उत्पन्न होता है, इसी को क्या कहते हैं? इसकी जानकारी वोल्ट मीटर के द्वारा की जाती है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर बचता है आपका। गैल्वेनोमीटर के कारण जो है गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी कार्य कौन से हैं? ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर और रिपीटर। ऑप्शन सी ट्रांसमीटर, नॉइज इंफॉर्मेशन। ऑप्शन डी है ट्रांसमीटर, सिग्नल और मॉड्यूलर। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर इसकी बात करते हैं तो जो आपका ट्रांसमीटर होता है, बेसिकली देखिए इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली में तो इसका 3 बुनियादी इकाइयां हैं, एक तो ट्रांसमीटर, एक ट्रांसमिशन चैनल और दूसरा रिसीवर। ट्रांसमीटर जो होता है ये प्रेषित करता है, मतलब यह ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो एंटीना की मदद से रेडियो तरंगों को उत्पन्न करती है। और जो ट्रांसमिशन चैनल होता है, इसके जिन माध्यमों द्वारा रेडियो तरंगों को प्रेषित किया जाता है उनको ट्रांसमिशन बोलते हैं। और रिसीवर जो होता है जो रेडियो तरंगों को ग्रहण करता है उसको बोला जाता है रिसीवर। बात क्लियर है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, ठीक है, क्या भैया सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसको क्या कहा जाता है? गलनांक तापमान, प्रज्वलन तापमान, क्वथनांक तापमान या हिमांक तापमान? बताओ भैया क्या कहते हैं? देखिए इसका राइट आंसर तो अभी हम आपको बता देंगे, लेकिन फिलहाल पहले आप ऐसे समझिए गलनांक तापमान क्या होता है। जो गलनांक ताप, जिस पदार्थ पर गलनांक का वह तापमान है, जैसे किसी पदार्थ का गलनांक वह तापमान है जिस पर वह पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से पिघल के, मतलब ठोस से पिघल करके किसमें हो जाए? द्रव अवस्था में बदल जाता है। जैसे बर्फ, आप ऐसे लीजिए, जैसे बर्फ है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलकर जल में बदल जाता है, अतः बर्फ का गलनांक कितना? 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम किसकी बात करें, अगर हम हिमांक तापमान की बात कर दें, हिमांक तापमान की, तो हिमांक तापमान किसी जो है पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था पर, जैसे ये जल होता है, जल से जो है बन जाता बर्फ, तो ये क्या है? ये द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन हो गया, तो ये हिमांक तापमान होता है। जैसे जल का हिमांक तापमान 0 डिग्री होता है, अर्थात जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वथनांक तापमान। तो क्वथनांक तापमान का किसी द्रव का क्वथनांक वह तापमान है जिस पर गर्म करने पर द्रव, जैसे ये हमने द्रव को गर्म किया तो ये किसमें बन गया? वाष्प बन के उड़ गया, तो ये क्वथनांक तापमान होता है। बात क्लियर है? क्वथनांक तापमान इसको बोला जाता है। तो बेसिकली इसका राइट आंसर क्या? प्रज्वलन तापमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पे। ठीक है, भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? निम्नीकरण के लिए, अपघटन के लिए, संरक्षण के लिए, पुनरावर्तन के लिए? किस लिए मिलाते हैं भैया? अगर आपको रसायन मिलाना हो तो किस लिए मिलाएंगे? देखिए भोजन में रसायन जो भोजन के संरक्षण के लिए मिलाया जाता है ना। जैसे इसमें जैसे एथिलीन है, एथिलीन आप मिलाते हैं, एथिलीन, तो बेसिकली एथिलीन का जो प्रयोग है ये कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। आप देखते होंगे कच्चे फलों को पकाने के लिए, हम लोग घर में रहते हैं तो आम पकाते हैं, कच्चे फलों को पकाने के लिए। ठीक है, कच्चे फलों को पकाने के लिए, कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग होता भी है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें किसकी, जैसे ग्लूकोज होता है तो इसका प्रयोग फलों, मिठाई और मुरावत, जैसे अब एक और ले लीजिए ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का प्रयोग किसके लिए होता है? जो मीठे के संरक्षण के लिए होता है। ग्लूकोज का प्रयोग किसके? मीठे के संरक्षण के लिए होता है। अब ऐसे बेंजोइक अम्ल होता है, बेंजोइक अम्ल, तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग जो होता है मेरे दोस्त, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है फलों के संरक्षण में। क्या? फलों के संरक्षण में। ये बेसिकली आप इसमें समझिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। चिकित्सकीय प्रभाव के लिए रसायनों का प्रयोग करने के लिए किस नाम से जाना जाता है? रसायन विज्ञान, कीमोथेरेपी, फिजियोथेरेपी या इनमें से कोई नहीं? बताओ भैया क्या होता है? देखो रसायन विज्ञान में तो रसायन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जैसे
दे दिया है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में जो है शारीरिक चिकित्सा, व्यायाम, मसाज इसका होता है, इसका निदान किया जाता है फिजियोथेरेपी के द्वारा। इसमें पूछा क्या है, रसायनों का उपयोग करने को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, रसायन विज्ञान में क्या होता है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना, परिवर्तन, क्रिया इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर कीमोथेरेपी की बात करें तो रासायनिक पदार्थों द्वारा रोगों की चिकित्सा, रोकथाम, मतलब ये कह सकते हैं कीमोथेरेपी का बेसिकली प्रयोग जो होता है वो कैंसर के लिए किया जाता है। किसके लिए, कैंसर का अगर आपको हुआ रहता है तो कैंसर में इसका प्रयोग किया जाता है कीमोथेरेपी का। ठीक है, दवाएं खून द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाई जाती हैं। दवाएं कैंसर कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है ताकि वे खत्म या नष्ट हो जाए। चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायनों का प्रयोग करने के लिए किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कीमोथेरेपी। इसमें कीमोथेरेपी के माध्यम से सारी चीजें की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं 15 नंबर। विटामिन डी की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। रिकेट्स होता है, स्कर्वी होता है, रतौंधी होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। देखो भैया, बात करें किसकी, विटामिन की, तो विटामिन ए यहाँ लिख देते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए बोला क्या जाता है, रेटिनाल बोला जाता है। क्या, रेटिनाल। ठीक है, इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, रतौंधी, जीरोथैल्मिया, फिर उसके बाद निक्टालोपिया होता है। क्या होता है, नेक्टालोपिया होता है विटामिन ए से। ठीक है, अब विटामिन B1, हम पूरा विटामिन नहीं करेंगे। विटामिन B1 होता है थायमीन। क्या होता है, B1 होता है थायमीन। इसकी कमी से क्या, कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है, बेरी रोग। ठीक है, जैसे विटामिन B2 की बात करें, विटामिन B2 मतलब राइबोप्लाविन। ठीक है, राइबोप्लाविन होता है। इसकी कमी से जो शरीर के भार में कमी होती है। फिर विटामिन B3 की बात करें तो इसका नाम नियासिन है, नियासिन। ठीक है, इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। क्या, पेलाग्रा रोग होता है। बात क्लियर है विटामिन B3 से। उसके बाद बात किसकी करें, विटामिन B6 की बात कर लेते हैं। विटामिन B6 5 पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन सी। ठीक, पायरोडॉक्सिन, क्या होता है, पायरोडॉक्सिन होता है। ठीक है, इसमें अरक्तता होती है। विटामिन B7 होता है, विटामिन B7 बायोटीन होता है। विटामिन B9 होता है, B9 जो है फोलिक एसिड को उसको बोलते हैं, फोलिक एसिड, ये रक्त अल्पता के लिए होता है। इसके बाद विटामिन B12 आता है, इसमें कोबाल्ट की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, इसको बोलते हैं साइनोकोबालामीन इसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं किसकी, विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी होता है एस्कर्बिक एसिड होता है। तो विटामिन सी स्कर्वी के कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी की बात करते हैं तो विटामिन डी होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। और इसकी कमी से जो है ये आपका रिकेट्स होता है। क्या होता है, रिकेट्स होता है। ऑस्टियोमलेशिया होता है। क्या होता है, मलेशिया होता है। ठीक है, विटामिन डी। उसके बाद विटामिन ई, टोकोफेरॉल होता है। टोकोफेरॉल जनन क्षमता की कमी होती है। उसके बाद आपका आता है विटामिन के। विटामिन के से क्या होता है, विटामिन के को फिलोक्विनोन बोला जाता है, फिलोक्विनोन बोला जाता है। और रक्त का थक्का न बनना, इसकी कमी से रक्त का थक्का न बनना होता है। ठीक है, विटामिन ए, डी, ए की सारी चीजें हैं। पूछा क्या भैया, पूछा इसमें विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्कर्वी सी, रतौंधी ए होता है। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। क्या भैया, बढ़ते बच्चे के लिए आहार में वसा और शुगर का कितना प्रतिशत अनुशंसित किया गया है। ऑप्शन ए 7%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 15%। देखो भैया, बढ़ते बच्चों के लिए आहार में वसा और शुगर को आहार का लगभग 7% जो है वो अनुशंसित किया गया है। बात क्लियर है, 7% की बात आई है। तो अगर आपसे कभी कोई ये पूछता है कि आपके पूरे शरीर के वेट का कितना जो है रक्त शरीर में होता है, तो लगभग 7% रक्त भी होता है। पूरे जितना वेट आपका होगा तो 7% आपके शरीर में रक्त होता है। जैसे अगर मैं 70 किलो का हूँ, मुझे करीब 5 लीटर रक्त मुझे में पाया जाता है, 7 से 49। ठीक है, तो ऐसे पाया जाता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पे।
हाइपोकोबालामेनिया निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B12, विटामिन B3, विटामिन ए, विटामिन सी। ठीक है, अभी हमने चर्चा किया विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है आपका हाइपोकोबालमेनिया। क्या पूछा है? हाइपोकोबालमेनिया पूछा भैया। तो ये देखिए हाइपोकोबालमेनिया किसकी कमी से होता है? अब जैसे हमें विटामिन ए स्कर्वी रोग होता है, विटामिन रतौंधी होता है। ठीक है, रतौंधी, विटामिन B3 नियासिन बोलते हैं उसको, और इसकी कमी से पेलाग्रा होता है। तो भैया ये तीनों ऑप्शन तो कट गए। अब ये होता है विटामिन B12, इसको बोला जाता है साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन इसको बोला, साइनोकोबालामीन बोला जाता है। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो है कहते हैं कि इसमें कोबाल्ट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, कोबाल्ट की मात्रा, और इसको हाइपोकोबालामेनिया होता है इसकी कमी से। ठीक है, विटामिन B12 की कमी से। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा, मेरुरज्जु, मेरुतंत्रिका और पीयूष ग्रंथि। बताओ भैया 18 नंबर इसका क्या राइट आंसर होगा? कौन सा जो है हृदय और धड़कन को नियंत्रित करता है? जिसका राइट आंसर आपको हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा के जो माध्यम से ही जो है जो शरीर के मुख्य कार्य होते हैं, उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल का क्रमांकोचन, ग्रंथि स्राव, हृदय की धड़कनों, श्वसन का नियंत्रण, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा। बात क्लियर भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर पे क्या होता है भैया? हाँ, निम्नलिखित में कौन सी संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है? न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है, सेरिब्रम है या सेरिबेलम है? बताओ भैया इसका क्या राइट आंसर होगा? इसमें देखिए अगर संरचनात्मक इकाई की बात करते हैं तो मूल इकाई जो तंत्रिका तंत्र है, क्या तंत्रिका तंत्र, जिसको अगर आप ऐसे देखें तो जो न्यूरॉन है, क्या न्यूरॉन, इसको तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है। क्या तंत्रिका तंत्र भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र जो है ये बेसिकली तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक इकाई जो है वो बेसिकली आपका न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई जो है, इसीलिए सामने लिख दिए हैं क्योंकि न्यूरॉन से आपको याद रहेगा, न्यूरॉन के आगे हमने क्या लिखा था? न्यूरॉन के आगे ही हमने लिखा था तंत्रिका तंत्र, इसलिए ये आपको भूलेगा नहीं। जैसे कुछ चीजें होती ना आपको इसलिए बताया जाता है ताकि आप वो भूले ना, अब भूलते हैं तो फिर वो सारी चीजें अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, देखिए अब उसके बाद अगर हम बात करें नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन जो होता है ये बेसिकली वृक्क में पाया जाता है। ठीक है, ये नियंत्रण करता है। फिर यहाँ पे बात किसके? सेरिब्रम की बात आई है। किसकी बात आई है? सेरिब्रम। सेरिब्रम बेसिकली इसके बाद आता है, ये मस्तिष्क का एक विकसित भाग है और इससे जो है जैसे इच्छा शक्ति, जैसे हमारा मान लीजिए हम कुछ भी कर, इच्छा शक्ति का नियंत्रण होता है। इच्छा शक्ति हो गया, चिंतन का प्रमुख केंद्र है ये, मतलब हम जो कुछ भी सोचते हैं उसमें सारा योगदान सेरिब्रम का होता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, जैसे अगर हम बात करें किसकी? सेरिबेलम की, तो सेरिबेलम जो है इसका प्रमुख कार्य जो है ये जैसे शरीर के संतुलन को बनाना है। सेरिबेलम का मुख्य कार्य जो है शरीर का संतुलन और शरीर के संतुलन के साथ साथ यह जो है ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है। क्या? ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है ये सेरिबेलम। बात क्लियर है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन है न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र, आप याद रख लीजिएगा। बात क्लियर है? न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र, संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई तंत्रिका तंत्र की कौन? न्यूरॉन है। ठीक है, नेफ्रॉन किसके लिए? वृक्क के लिए होता है। चलिए 20 नंबर, कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाला जाने वाला गैर धातु कौन सा है? ऑक्सीजन, आयोडीन, क्लोरीन या नाइट्रोजन? बताओ भैया क्या होता है इसका? देखिए अगर हम कभी भी बात करते हैं, कभी भी हम कीटाणु मारने की बात करते हैं स्विमिंग पूल में, तो अगर आप ऑक्सीजन तो डालेंगे नहीं उसमें। ठीक है, उसमें हम बेसिकली एक प्रक्रिया आपने सुना होगा क्लोरीनीकरण। बेसिकली जल का जो शुद्धिकरण किया जाता है वो इसी के माध्यम से किया जाता है। इसमें क्या होता है? क्लोरीन की गोली जो है डाली जाती है। ठीक है, क्लोरीन जो ये गैर धातु है और इसका प्रयोग जो है जल शोधन के लिए किया जाता है। क्लोरीन गोली की डाली जाती है, क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, क्या भैया? मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहलाता है एपीकल्चर, पीसीकल्चर, फ्लोरिकल्चर या हॉर्टिकल्चर? चलिए एक एक पे हम चर्चा कर लेते हैं। हॉर्टिकल्चर की बात करें भैया तो हॉर्टिकल्चर जो होता है ये होता है उद्यान विज्ञान का अध्ययन। ठीक है, ये हो गया। फ्लोरिकल्चर की बात, जैसे कि आप ऐसे ही है, फ्लोरी मतलब होता है फूल, तो फूलों की खेती
फूलों की खेती का अध्ययन जो है या फ्लोरिकल्चर करें। पीसी कल्चर के माध्यम से क्या करेंगे, पीसी कल्चर के माध्यम से होता है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन होता है, और इसी मत्स्य पालन के माध्यम से जो है, जैसे अब नीली क्रांति आती है, कौन सी क्रांति, नीली क्रांति आती है। अब बचता कौन, एपी कल्चर, जिसका राइट आंसर का जगह एपी कल्चर, ठीक है। इसी संबंधित, जैसे उद्यान आपने कहा ना, इसी संबंधित एक और आता है सिल्वी कल्चर आता है भैया, है ना, तो उसको भी जान लीजिए, सिल्वी कल्चर। तो सिल्वी कल्चर कंडीशन ये काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन होता है, जो लकड़ी वाले काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर पे। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है विद्युत बल्ब, डायनेमो, माइक्रोफोन, सितार। बताओ भैया क्या होता है। देखिए अगर हम एक एक की चर्चा करें, सितार की चर्चा करें सबसे पहले, तो सितार जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन क्या करता है भैया, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो क्या करता है, डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और जो विद्युत बल्ब है ये आपका प्रकाश ऊर्जा, जो विद्युत ऊर्जा है उसको प्रकाश ऊर्जा और उसमें ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक कहाँ होता है, ध्रुवों पर होता है, विषुवत रेखा पर होता है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर होता है। ऑप्शन डी में कोई नहीं। देखिए पृथ्वी की सतह से ऊपर या आप नीचे जाएंगे तो जो जी का मान होता है, गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है, ये बेसिकली जो है जी का मान घटता है, ठीक है। जी का मान जो, इसे आप अगर ऊपर या नीचे जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, जी का मान घटता है, ठीक। लेकिन अगर विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा पर जो है न्यूनतम होता है, क्या होता है, न्यूनतम होता है। और ध्रुवों पर क्या होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। तो अगर कभी भी आपसे कोई पूछे कि गुरुत्वाकर्षण जो जी होता है इसका सर्वाधिक मान ध्रुवों पर होता है सर्वाधिक, और न्यूनतम जो होता है वो विषुवत रेखा पर होता है, और पृथ्वी सतह से ऊपर या नीचे जाने पर इसके मान में जो क्या होता है, जो कमी आती है। बात क्लियर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 24 नंबर आते हैं। कैल्शियम का प्रमुख अयस्क है डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, बॉक्साइट, बोरेक्स। बताओ भैया। देखिए बोरेक्स किसका है, बोरेक्स है आपका सोडियम का, किसका है, सोडियम, इसको हम Na बोलते हैं, Na2B4O7 इसका फार्मूला है, ठीक है। उसके बाद बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट किसका है, एल्यूमिनियम का है, किसका है, एल्यूमिनियम का है, ऐसे एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। मैग्नेसाइट किसका प्रमुख अयस्क है, तो मैग्नेसाइट जो है आपको पता है मैग्नीशियम का ही है, मैग्नीशियम का, ठीक है। और डोलोमाइट जो है आपका किसका है, कैल्शियम का है, कैल्शियम को डोलोमाइट होता है। बात क्लियर, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर पे। क्या भैया, पीतल का निर्माण होता है Cu+Zn, Cu+Sn, Cu+Al, Sn+Pb। बताओ भैया। देखिए अगर हम Sn+Pb से किसका निर्माण होता है, मतलब जो स्ट्रांसियम होता है और लेड Pb, इससे टाका का निर्माण होता है, किसका, टाका का निर्माण होता है। कापर और एल्यूमिनियम ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं, रोल्ड गोल्ड, किसका, रोल्ड गोल्ड, ठीक है। और उसके बाद अगर Cu+N कापर और स्ट्रांसियम इसकी बात करते हैं, इस ये मिलते हैं तो ये बनाते हैं क्या, कांसा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कांसा बनाते हैं। और Cu+Zn मतलब कापर और जिंक मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, पीतल बनाते हैं, ठीक है, पीतल बनाते हैं। तो पिताजी तांबा और जिंक, जैसे आप इसको याद कर सकते हैं, पिताजी मतलब होता है, पी से होता है पीतल, त से होता है तांबा मतलब वही कापर, और जी से होता है जिंक। अब कांसा कैसे बनता है, कांसा जो है ये बनता है आपका Cu+Sn से, रोल्ड गोल्ड बनता है Cu+Al से, ठीक है। उसके बाद Sn+Pb टाका बनता है। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई प्लीज़ इसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।